हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे वो अपना पावर स्टैब्लिश कर रही थी, कैसे वो इंडिया में आए, उनको चार्टर मिला 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन से। उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, द रॉयल चार्टर। चार्टर यहाँ पर उसका मतलब है जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था। ऑल राइट, तो द रॉयल चार्टर The Royal Charter, the Royal Charter, however, could not prevent other European powers. जो रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, उस रॉयल चार्टर ने अदर यूरोपियन पावर्स को स्टॉप या प्रिवेंट नहीं कर पाया वो चार्टर, जिससे कि वो ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर कर पाए। ओके, तो दिस रॉयल चार्टर विच वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन, so this charter could not prevent other European powers from entering the eastern markets. तो ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करने से दिस रॉयल चार्टर could not stop other European powers. आगे, by the time the first English ships, जैसे ही फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स, इंग्लिश के शिप्स सेल डाउन करते हैं, पहुंचते हैं, दे राउंडेड द केप ऑफ गुड होप। ये वेस्ट से केप ऑफ गुड होप पे आगे मूव करते हैं एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन उन्होंने क्रॉस किया। आगे इंडिया है, इंडियन ओशन क्रॉस करते हैं। पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी established their presence in the western coast of India. तो जो पोर्चुगीज थे, अगर यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, तो वेस्ट साइड में पोर्चुगीज ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके थे। पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट में आ चुके थे, एंड हैड द बेस इन गोवा, और गोवा में उनका बेस ऑलरेडी था। पोर्चुगीज की बात कर रहे हैं। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer. वास्को डिगामा जो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, पोर्टुगल से आए थे वास्को डिगामा, who had discovered the sea route to India in 1498, और वो ऑलरेडी सी रूट टू इंडिया डिस्कवर कर चुके थे इन 1498। वो पोर्टुगल से इंडिया में आ चुके थे, और जब वो इंग्लिश की बात करें तो वो अपना बेस बना चुके थे गोवा में। तो दिस वास्को डिगामा, अ पोर्चुगीज ट्रैवलर, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन 1498 में, वो ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, लेकिन अर्ली 17th सेंचुरी में क्या हुआ? अर्ली 17th सेंचुरी मतलब 1600 से कि इनिशियल ईयर्स में, 1600s में, डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। जो डच थे वो भी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे जिससे कि वो ट्रेड कर सके इंडियन ओशन। जो डच थे अर्ली 17th सेंचुरी में, डच वर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड विद इंडिया और इन इंडियन ओशन में वो ट्रेड को एक्सप्लोर कर रहे थे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी फ्रांस से इंडिया में ट्रेड करने के लिए या ईस्ट के टुवर्ड्स ट्रेड करने के लिए निकल पड़ते, और वो पहुंच जाते हैं।
इस स्लाइड से हमें समझ आया कि जो रॉयल चार्टर था जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, उस चार्टर पे बाकी यूरोपियन पावर्स को वो ट्रेडिंग कंपनीज को रोक नहीं पाया ट्रेड करने के लिए, ईस्ट में आने के लिए। आगे हमने देखा जो फर्स्ट इंग्लिश शिप्स थी वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पहुंचकर केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके वो इंडियन ओशन को क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, पहुंचते हैं। और उससे पहले ही पोर्चुगीज ने अपना बेस गोवा में बना चुके थे। अगर हम बात करें पोर्चुगीज की, तो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा 1498 में ही वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आ चुके थे। और देखते हैं कि आगे 17th सेंचुरी में, अर्ली 17th सेंचुरी में डच वर आल्सो फाइंडिंग और एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। और उसके बाद फ्रेंच का अराइवल भी हम देखते हैं। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि जो सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी अलग अलग जो कंट्री से आई थी, इंग्लैंड से, सॉरी ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, डच आए थे, फिर ये पोर्चुगल से पोर्चुगीज आए थे। तो ये सभी ट्रेडिंग कंपनी जो अलग अलग आई थी, इनकी प्रॉब्लम ये थी, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, सभी की सभी ट्रेडिंग कंपनीज सेम थिंग, सेम आर्टिकल्स ही बाय करने के लिए लगी हुई थी। दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, सेम चीज़ों को बाय करने में ही वो सभी कंपनीज लगी हुई थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, जो फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था इंडिया में, हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता था, उसका बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में था। यूरोपियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फाइन कॉटन ऑफ सिल्क और कॉटन को बाय करने। Fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, काली मिर्च, cloves, लौंग, cardamom, इलायची, cinnamon, दालचीनी, टू वर इन ग्रेट डिमांड। और इनका डिमांड भी यूरोपियन मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा था। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, इन सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप में था। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. और जो कंपटीशन था वहां पर, उसकी वजह से क्या हुआ, जो इनके प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। And this reduced the profit that could be earned. और इससे क्या हुआ, प्रॉफिट्स को रिड्यूस हो गया, क्योंकि कंपटीशन की वजह से प्राइसेस जो थे गुड्स के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. तो कैसे ये ट्रेडिंग कंपनीज फायदा उठा सकती थी, प्रॉफिट कमा सकती थी, जब वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने राइवल्स को हटा सके, उनको रिमूव कर सके। The urge to secure markets therefore led to fierce battle. अब ये मार्केट्स को सिक्योर करना चाहते थे, कंट्रोल जमाना चाहते थे सभी ट्रेडिंग कंपनीज, इसकी वजह से बैटल्स हुई बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज, battles हुई between the trading companies. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. और उसकी वजह से battles होना शुरू हुई between the trading companies. तो हमें इस स्लाइड में हमें समझ आया कि प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि सारी ट्रेडिंग कंपनी जो थी ये सेम थिंग्स को बाय करना चाहती थी। आपने ये भी देखा कि फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता था, जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बाकी हमने देखा पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, इनका भी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था। कंपटीशन था यूरोपियन कंपनीज के बीच में, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और प्रॉफिट्स उनके रिड्यूस हो गए। तो इसीलिए उनके पास, ट्रेडिंग कंपनीज के पास एक ही तरीका था कि वो अपने राइवल कंपटीटर्स को हटाए, रिमूव करें, जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और यही जो अर्ज थी कि मार्केट्स को सिक्योर करना, कंट्रोल जमाना,
इसी वजह से बैटल्स हुई बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other ships। वो क्या करते थे ट्रेडिंग कंपनीज आपस में 17th और 18th सेंचुरी के बीच में एक दूसरे के शिप्स को डुबो देते थे। ब्लॉकेडेड रूट्स, एक दूसरे के रूट्स को ब्लॉक कर देते थे। प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, उनको रोकते थे कि वो गुड्स के सप्लाई को मूव ना करा पाए शिप्स को। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और आर्म्स के थ्रू ट्रेडिंग किया जाता था और इवन फोर्टिफिकेशन के थ्रू ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था। किला बना दिया जाता, किलाबंदी करके ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू, ये जो एफर्ट किया जाता था अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने का और कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड का, इसकी वजह से क्या हुआ, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, और इस वजह से लोकल रूलर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। The company therefore found it difficult to separate it, और कंपनी को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगा कि वो सेपरेट कर सके ट्रेड को पॉलिटिक्स से। And the company found difficult to separate trade from politics को सेपरेट, ट्रेड और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना कंपनी को काफ़ी मुश्किल हुआ और मुश्किल लगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे ट्रेड बंगाल में शुरू होता है उसके बारे में देखेंगे। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो कि बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में स्टैब्लिश हुई 1651 में। जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में 1651 में। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, और यही वो बेस था जहां से कंपनी के ट्रेडर्स, जिनको उस समय फैक्टर्स कहते थे, ऑपरेट करते थे। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली 1651 में, या इसी बेस से जो था कंपनीज के ट्रेडर जिन्हें हम फैक्टर्स कहते थे उस समय वो ऑपरेट करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, उस फैक्ट्री का एक वेयर हाउस होता था, गोदाम होता था, वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, और फैक्ट्री के पास एक वेयर हाउस होता था जहां पर गुड्स जो एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स होते थे दे वर स्टोर्ड, एंड इट हैड ऑफिसेस, और उनके ऑफिसेस होते थे वेयर कंपनी ऑफिशियल सैट। ऑलराइट, तो जो ये फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री के पास वेयर हाउस होता था जहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर किया जाता था, और उनके पास ऑफिसेस होते थे जहाँ पर कंपनी ऑफिशियल्स बैठते थे या बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपैंडेड, जैसे ट्रेड एक्सपैंड होता है, कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे ही ट्रेड एक्सपैंड हुआ, जो कंपनी थी, कंपनी ने परसुएड करा मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को कि आप आए और फैक्ट्री के पास सेटल हो जाएं। 1696 तक आते आते क्या हुआ, इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट, फोर्ट बनाना शुरू किया अराउंड द सेटलमेंट के आसपास। 1696 के आते आते फोर्ट बनाना शुरू किया गया सेटलमेंट के आसपास। 2 सालों के बाद इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स, मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब दी गई into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। 1696 में फोर्ट बनाना शुरू किया सेटलमेंट के आसपास, लेकिन उसके 2 साल बाद कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या किया, मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब देना शुरू किया कि जिससे कंपनी को जमींदारी राइट्स मिल जाए 3 विलेजेस की, जिससे कि कंपनी को जमींदारी राइट्स मिल जाए 3 विलेजेस की, और उनमें से एक था कालीकटा। कालीकटा which later grew into the city of Calcutta, और जो बाद में बना कैलकटा। कालीकटा जो बना कैलकटा या कोलकाता as it is known today, जिसे कि आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो कंपनी ने क्या डिमांड किया ब्राइब देकर मुगल ऑफिशियल से कि हमें जमींदारी राइट्स दे दीजिए,
3 गांव की, और उनमें से एक था कालीकटा, जिसके बाद में सिटी बना कैलकटा, जिसे हम कोलकाता कहते हैं आज के समय में। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब को परसुएड किया टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फरमान ग्रांट करने के लिए परसुएड किया कि कंपनी को राइट दिया जाए ड्यूटी फ्री ट्रेड का। मुगल एम्परर औरंगजेब को परसुएट करा कि वो फरमान इशू करे जिससे कि कंपनी को राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री का ग्रांट मिल सके। ओके, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली, कंपनी लगातार कोशिश करती रही टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी केप्ट ऑन ट्राइंग की उसको और कंसेशंस मिले और मैनिपुलेट कर सके जिससे कि वो और प्रिविलेजेस को ले सके। कंपनी केप्ट ऑन ट्राइंग। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी, औरंगजेब का जो फरमान था, फरमान ग्रांटेड कंपनी को ग्रांट किया ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बस ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए ही कंपनी ने कंपनी को औरंगजेब ने ग्रांट दिया था। बट ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो प्राइवेट ट्रेड करते थे उनको ड्यूटी पे करनी थी। दिस दे रिफ्यूज टू पे, और उन्होंने क्या किया, ये रिफ्यूज करा पे करने के लिए, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, और उससे बंगाल के रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हुआ है, लॉस हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और ऐसा होने पर जो नवाब ऑफ बंगाल था मुर्शीद कुली खान क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेगा। ऐसा होने पर जब बंगाल के रेवेन्यू को लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, तो नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेगा। अगर फरमान, हमने वर्ड देखा ऊपर, फरमान का मतलब होता है रॉयल एडिक्ट या रॉयल ऑर्डर, जो एक रॉयल शाही ऑर्डर होता है उसी को फरमान कहते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे ट्रेड की वजह से बैटल्स होना शुरू हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।